दोस्तों आप सबका पार्ट्स नंबर 3 में एक बार फिर स्वागत करते हैं। बात कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी नवंबर 2021 के डिस्कस की। इसमें अपन जो टॉपिक्स कर चुके हैं इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जो थे उनसे जो क्वेश्चन थे वो अपन ने डिस्कस कर ली। साथ ही अपन ने बात कर ली नेशनल से संबंधित जो भी राष्ट्रीय स्तर के जो करंट से लेके नवंबर मंथ के जो जीके के क्वेश्चंस थे वो अपन ने बात कर ली। उसके बाद में अपन ने बात की थी साइंस एंड टेक की यानी कि रक्षा प्रौद्योगिकी। साथ ही बात की थी सामान्य इसमें जो अंतरिक्ष से संबंधित जुड़े हुए जो पहलू थे उसके बारे में। तो आज के इस वीडियोस में हम बात करेंगे इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी जो कि नवंबर मंथ की मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। ये आपका पार्ट्स नंबर 3 है। इसके अंदर अपन बात करेंगे इकोनॉमिक्स यानी कि आर्थिक परिदृश्य के कुछ महत्वपूर्ण करंट के जीके के क्वेश्चन। साथ ही बात करेंगे स्टेट यानी कि राजस्थान से संबंधित जो करंट जीके के क्वेश्चंस हैं उसके अपन बात करेंगे और उसके साथ साथ बात करेंगे पुरस्कार और अवार्ड्स के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करेंगे वहाँ से स्पोर्ट्स यानी कि जो खेल में जो पुरस्कार यहाँ पे दिए गए हैं, खेल जो संबंधित जिसमें वर्ल्ड कप या फिर फीफा कप जो भी जीते गए हैं उससे संबंधित अपन बात करेंगे। क्रिकेट से, आईपीएल से जो विभिन्न प्रकार के टूर्नामेंट्स यहाँ पे करवाए गए थे बैडमिंटन के या फिर ग्रांड प्रिक्स के, ये सभी अपन बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे सामान्य ज्ञान के बारे में। तो चलिए इस वीडियोस को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले शुरू करते हैं आर्थिक परिदृश्य के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो नवंबर मंथ में करंट जीके में यहाँ पे चर्चा में थे। सबसे पहले बात करेंगे रेलवे ने की लंबी रेल मालगाड़ियों की सफलतापूर्वक संचालन। देखिए यहाँ पे अगर बात करें मालगाड़ियों के बारे में तो अभी हाल ही में जो संचालन जो किया जा रहा है मालगाड़ियों का, तो वो जो संचालन है अब जो दक्षिणी मध्य रेलवे के द्वारा पहली बार 2 लंबी मालगाड़ियों का जो सर्वेक्षण है यानी कि जो शुरुआत है सफलतापूर्वक संचालन के लिए कर दी गई है, जिसमें पहली रेलगाड़ी होगी आपकी त्रिशूल, उसके बाद में दूसरी होगी गरुड़। ध्यान रखना ये मालगाड़ी है, इसमें लगेज यहाँ पे जाएगा। और इसके अंदर जो त्रिशूल है, जो त्रिशूल मालगाड़ी है वो आपकी दक्षिणी मध्य रेलवे से पहली लंबी गाड़ी है जो कि त्रिशूल में 3 मालगाड़ियाँ इसमें शामिल होंगी। इसमें टोटल 177 वैगन शामिल हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 177 वैगन्स जो हैं आपकी त्रिशूल मालगाड़ी में हैं। साथ ही बात करें गरुड़ मालगाड़ी की तो गरुड़ मालगाड़ी में आप देख सकते हैं ये गुत्तकल डिवीजन्स के रायचूर से सिकंदराबाद डिवीजन के मनुगुरु से इसी तरह की एक और रेलगाड़ी 8 अक्टूबर को लॉन्च यहाँ पे इसका संचालन किया गया। तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। हाल ही में जो इकोनॉमिक सर्वे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो रेलवे विभाग ने 2 लंबी गाड़ियों का सफलतापूर्वक यहाँ पे संचालन किया है। उनमें से त्रिशूल और गरुड़ आपके लिए काम के हैं, क्योंकि आपसे पूछ सकता है हाल ही में संचालित की गई 2 लंबे रूट की मालगाड़ियाँ जिनके निम्न में से कौन कौन से नाम हैं, तो आप कह सकते हैं गरुड़ और त्रिशूल इनके नाम हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से करंट से आपसे नहीं पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कोकिंग कोल क्षेत्र में भारत का रूस के साथ यहाँ पे समझौता हुआ। हालांकि अगर बात करें रूस और भारत की तो भारत की कुकिंग कोयला है जो खाना बनाने के लिए जो काम में लिया जाता है, जिससे मोस्ट ऑफली बिट्यूमेंस अपन यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसमें करीब 85% जो है ज़रूरत को आयात यहाँ पे जरिए यहाँ पे पूरा किया जाता है, यानी आयात या उसका 85% भारत करवाता है। भारत कम से कम 50% कुकिंग ऑयल कोयला है उसका निर्यात रूस से ही यहाँ पे करता है। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा। बाकी बेसिकली आपने यहाँ पे कोयला की जो टर्म्स देखी होंगी वो आपने देखी होगी एंथ्रासाइट, बिट्यूमिनस, उसके बाद में आपका लिग्नाइट हो गया और उसके बाद में पीट हो गया। तो आप यहाँ पे देखा होगा ये वाली लिग्नाइट, एंथ्रासाइट और आपका पीट, ये जो कोयले हैं ये मुख्यतः यहाँ पे अपने यहाँ पे किस्में यहाँ पे पड़ते हैं कोयले की, जिसके अंदर से अगर मोस्ट ऑफली इंडिया की बात करें तो अपने पास में जो कोयला यहाँ पे सर्वाधिक पाया जाता है वो आपका बिट्यूमिनस पाया जाता है। वो बिट्यूमिनस यहाँ पे मोस्ट ऑफली काम में लिया जाता है। भारत में कुछ यहाँ पे कोयल्स के माइंस हैं, उससे आप यहाँ पे देख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन मोस्ट ऑफली यहाँ पे बनने के चांस रहते हैं। तो यहाँ से आप उन माइंस के नाम यहाँ पे देख लीजिएगा, साथ ही उस स्टेट के भी आपको नाम देखने पड़ेंगे। भारत में मुख्य कोयले क्षेत्र की अगर बात करें झारिया सबसे बड़ा यहाँ पे कोयल माइंस है जहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे कोयले का उत्पादन किया जाता है। बोकारो, धनबाद, आपका नेक्स्ट आपका गिरिडीह है, कर्णपुरा, रामगढ़, डाल्टनगंज, उसके साथ में रानीगंज जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और ये सभी जो है मैंने अभी आपके सामने बात की, झारिया, बोकारो, धनबाद ये सभी झारखंड में पड़ते हैं। तो पश्चिमी बंगाल में सिर्फ रानीगंज पड़ता है। उसके बाद में आपका सिंगरौली, सुहागपुर, जोहला, उसके बाद उमरिया, सतपुरा, कोयला फील्ड जो मध्य प्रदेश में है, तलचर, हिमगिरी, रामपुरा ये आपके ओडिशा में है, कोरबा,
आपका बिशरमपुर, उसका सोनहट, झिलमिल, ये छत्तीसगढ़ में है। तो ये सभी आप यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखना चाहें तो आपसे फिल इन द मैच करवा सकता है कि जो धनबाद है वो कौन से कोयल माइंस के राज्य में यहाँ पे स्थित है। तो आप देख सकते हैं ये इस प्रकार के यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम्स में स्टैटिक क्वेश्चंस के रूप में पूछ लिए जाते हैं। अगली बात करते हैं MBED हेतु स्वरूप रेखा यहाँ पे जारी कर दी गई है। सबसे पहले बात करते हैं MBED यहाँ पे क्या है। पूरे नाम की बात करें तो यहाँ पे आप केंद्रीय इसका जो पूरा नाम है वो आपका बाजार आधारित आर्थिक प्रशिक्षण, इसका पूरा नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसको मैं आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूँ। इसका पहला चरण जो है सफलतापूर्वक यहाँ पे जारी किया गया है और ये बेसिकली बिजली खरीद की लागत को कम करने से संबंधित यहाँ पे ये रोल अदा करेगा। और इसके अंदर जो लोगो दिया गया है बिजली बाजार के संबंध में, तो उसका लोगो है आपका एक राष्ट्र, एक ग्रिड, एक आवर्ती और एक मूल्य। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका इसका लोगो है। आप ये लोगो याद कर सकते हैं, ये वाला लोगो आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ है। उसके बाद में चरण फर्स्ट की बात करें तो चरण फर्स्ट में आपका जो बाजार आधारित आर्थिक जो प्रशिक्षण है वो यहाँ पे सफलतापूर्वक यहाँ पे संचालित किया गया है और ये संपूर्ण जो है वो केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के द्वारा यहाँ पे इसको क्रियान्वित किया जाएगा। तो ये अपने पास में जो हाल ही में न्यूज़ थी इलेक्ट्रिसिटी के संबंधित वो अपनी डिस्कस की। नेक्स्ट स्लाइड्स की बात करें, औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली रिपोर्ट 2.0 यहाँ पे लॉन्च कर दी गई है। अगर बात करें इस रिपोर्ट्स की तो ये आपका औद्योगिक पार्क रेटिंग जो प्रणाली है वो आपका डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड्स के द्वारा यहाँ पे जारी की जाती है और हाल ही में इसका संस्करण जो है वो सेकंड संस्करण है। तो ये आप देख सकते हैं, इतना ही आपके लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण है इसमें। बाकी थोड़ा और अगर जानकारी आप लेना चाहें तो आप देख सकते हैं 41 औद्योगिक पार्कों में भारत की अग्रणी यानी कि लीडर्स में आंका गया है। 190 औद्योगिक पार्कों की अगर बात करें तो ये चैलेंजर्स हैं। उसके बाद में जो अगले 185 की रेटिंग जो है वो आकांक्ष यानी एस्पायरर है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। बाकी मोस्ट ऑफली ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, आपसे पूछा जाएगा तो औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली रिपोर्ट 2.0 लॉन्च हाल ही में की गई, किस एजेंसी के द्वारा जारी की गई थी। तो आपसे ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर ये पूछा जा सकता है औद्योगिक पार्किंग रेटिंग प्रणाली जो है वो किससे संबंधित है। तो ये बेसिकली वाणिज्य उद्योग मंत्रालय से संबंधित है जो कि आत्मनिर्भर अभियान के तहत इस प्रकार की जो योजना है वो चलाई गई है। इसमें भारत की जीडीपी 2021 और 22 की आप देखें तो इसमें पहली तिमाही की जो जीडीपी है वो 20% अधिक की वृद्धि यहाँ पे हुई है, जिसमें 2021 में 45.17% बढ़ के 33.14 बिलियन डॉलर तक यहाँ पे पहुँच गई है। हालांकि इसको आप छोड़ दीजिएगा, ये आपके काम का नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भारत जर्मनी के बीच में जो मध्य तकनीकी सहयोग जो यहाँ पे हाल ही में समझौता किया गया है उसके अपन बात करते हैं। देखिए आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो कपास की अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है, साथ ही दूसरा जो है वो कपास का उपभोक्ता भी है। यानी भारत में सबसे ज़्यादा दुनिया का कपास उत्पन्न किया जाता है और वही भारत जो अपना भारत है वही उसका दूसरा कंज्यूमर भी है, यानी कि उसका उपभोक्ता भी करता है, दूसरे रैंक पे है। तो ये आप देख सकते हैं हाल ही में समझौता जो है आपका कपास से संबंधित है जो कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इसके अंदर जो आपकी जो इंस्टीट्यूट है जो इसमें अपना एमओयू साइन किया है वो आपके काम के नहीं है, तो उसको आप छोड़ दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे अपन बात करते हैं। इंडिया एक्सपोर्ट का पहल का शुरुआत यहाँ पे कर दी गई है। इंडिया एक्सपोर्ट पहल का अगर बात करें तो इसका संबंध जो है आपका सूक्ष्म लघु मध्यम वर्गीय से इंडस्ट्री से है, जिसमें आपका स्मॉल स्केल की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी इंडियन एक्सपोर्ट इनिशिएटिव्स यहाँ पे लिया गया है, जिसमें इंडिया एक्सपोर्ट 2021 पोर्टल का यहाँ पे वर्चुअल उद्घाटन कर दिया गया है। अब बात आती है ये पोर्टल क्या काम आएगा, तो उसके मुख्य उद्देश्य अगर बात करें तो सबसे पहले टैरिफ लाइंस में जो उपयुक्त अनुपयुक्त निर्यात क्षमता है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करेगा। साथ ही ये उस चीज़ का भी समर्थन करेगा जो निर्यात संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही 2022 में जो आपकी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं SME जो निर्यात है वो 50% यहाँ पे बढ़ाना इसका मुख्य कार्य होगा, यानी कि मुख्य टारगेट्स होगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ में बात करते हैं। कैप्टिव खान्स में कोयले की बिक्री हेतु नियम अधिसूचना यहाँ पे जारी कर दी गई है। अगर बात करें खनिज रियायत अधिनियम 1960 की जो कि इसके अंडर में आता है कैप्टिव खानों के बारे में, तो इसमें कोयला जो है बेसिकली लिग्नाइट्स बेस पे है। अगर आपने देखा होगा तो अपने अभी कुछ समय पहले पढ़ा था ABLP।
तो इसमें ये इसका मतलब एंथ्रेसाइट होता है, बिट्यूमिनस होता है, लिग्नाइट होता है, उसके बाद में पीट होता है। सबसे ज़्यादा कार्बन जो इमिशंस होता है वो आपका पीट में होता है। अच्छा क्वालिटी का कोयला आपका एंथ्रेसाइट होता है, और बेसिकली अपने इंडिया में जो है वो बिट्यूमिनस यहाँ पे मोस्ट ऑफ इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कंपनी या निगम को जो कोयला या लिग्नाइट्स के लिए जो पट्टा दिया जाता है 50 वर्ष के लिए, अब उस खनन पट्टे को जो बढ़ाने के प्रावधान यहाँ पे लिखे गए हैं 20 साल के लिए, और यहाँ पे उसको पट्टे के प्रावधान को यहाँ पे बढ़ाया जाएगा। आप देख सकते हैं, हालांकि ये चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट नहीं आती, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। देखिए यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में अगर बात करें, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड्स ने जो IGGL के साथ में जो समझौता किया है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नुमालीगढ़ की अगर बात करें तो नुमालीगढ़ जो रिफाइनरी लिमिटेड है ये आपकी इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड के द्वारा यहाँ पे MOU साइन किया है, और इसके अंदर सबसे पहले इसमें जो पाइपलाइन के द्वारा आपकी जो विभिन्न प्रकार के समझौते जो हैं इसी के अंदर अपन बात कर रहे हैं। तो NRL की अगर बात करें तो ये नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड से लगभग 1630 किलोमीटर यहाँ पे फैली हुई है। आप देख सकते हैं, बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि नुमालीगढ़ जो है रिफाइनरी लिमिटेड से हाल ही में किसके साथ समझौता यहाँ पे किया है, तो इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड के द्वारा के साथ इसे समझौता किया है। और इसके ऊपर जो इन्होंने समझौता का टाइटल यहाँ पे डाला है उपयोग का अधिकार, इसमें इसका थीम है, ये आप देख सकते हैं। साथ ही बात करें, अगर बात अपन इसमें आगे चलें तो इसमें आपका नेक्स्ट नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में गैस ग्रिड परियोजना यहाँ पे शुरू की गई। इसमें बीच तालमेल का लाभ यहाँ पे मिलेगा। साथ ही क्योंकि पाइपलाइन लगभग 386 किलोमीटर के लिए बेहाट जो कि उत्तर गुवाहाटी में पड़ता है से नुमालीगढ़ तक यहाँ पे इस पाइपलाइन का साझा यहाँ पे किया जाएगा। अलग अलग सेपरेटली आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। NRL जो है यानी कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड जो है ये लगभग यहाँ पे 1630 किलोमीटर लंबी पारादीप नुमालीगढ़ क्रूड पाइपलाइन यहाँ पे बिछाने की प्रक्रिया है। इस पाइपलाइन में पारादीप बंदरगाह से शुरू होकर पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार होते हुए असम के नुमालीगढ़ स्थित अपनी रिफाइनरी तक यहाँ पे जाएगी। तो इसमें देख सकते हैं, थोड़ी न्यूज़ यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट अपने पास में IGGL है जिसका नाम इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड है, और ये भारत के जो पूर्वी उत्तर क्षेत्र में फैली हुई है जो कि राष्ट्रीय गैस ग्रिड जोड़ने का कार्य करती है, और अपनी प्रमुख परियोजना के हिस्से के रूप में गुवाहाटी से नुमालीगढ़ तक एक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने का काम यहाँ पे कर रही है। तो ये आप चर्चा देख सकते हैं। हाल ही में आपको इतना याद रखना है कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड और IGGL जिसे इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड यहाँ पे कहा जाता है, उनके बीच में MOU साइन हो चुका है। अब वो अपनी जो गैस है, अपनी पाइपलाइंस है, उनके अब समझौते कर सकते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण कुछ चर्चा अगर बात करें तो इसमें आपके यहाँ पे कुछ आपकी कंपनीज दी हुई है, तो ये आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य में दे रखा है। हालांकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बात करें तो PM मित्र पार्कों की स्थापना हेतु अधिसूचना यहाँ पे जारी कर दी गई है। अगर बात करें PM मित्रों की, तो यहाँ पे केंद्र सरकार ने PM मित्र योजना के तहत 4,445 करोड़ की कुल लागत हेतु 7 वृहद कपड़ा पार्क स्थापित करने की अधिसूचना यहाँ पे जारी की है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा PM मित्र पार्क का संबंध किससे है। सबसे पहले तो आपको बताना है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से यानी कि कपड़ा पार्क से संबंधित है। दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में PM मित्र के तहत कितने पार्कों की यहाँ पे स्थापना की गई, तो 7 वृहद पार्क जो कपड़ा पार्क है उनकी स्थापना की गई है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उद्देश्य की अगर बात करें तो आप देख पा रहे हैं योजना का उद्देश्य टेक्सटाइल उद्योग में की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए एकीकृत बड़े पैमाने पर आधुनिक बुनियादी ढंग से ढांचे को सुविधा को विकसित करना है, लॉजिस्टिक लागत को कम करेगा और साथ ही भारतीय टेक्सटाइल जो स्पर्धा है उसमें भी सुधार करने का ये कार्य करेगा। तो बस आपके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है इसमें। बाकी आप देख सकते हैं PM मित्रा, ये इसका पूरा नाम आपका प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं ग्रीन फील्ड और आपका ब्राउन फील्ड्स का संबंध जो है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रीन फील्ड और आपका जो ब्राउन फील्ड है वो किससे संबंधित है।
तो अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चन मोस्ट ऑफली फिल इन द मैच में पूछ लिए जाते हैं। तो अपन बात करते हैं ग्रीन फील्ड का संबंध क्या होता है। देखिए, आप भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार विकास पूंजी की सहायता से जो परियोजना की लागत है वो 30% होगी और उसकी अधिकतम सीमा जो होगी वो 500 करोड़ तक यहाँ पे होगी। तो ये आप इसमें ग्रीन फील्ड में आ गया। ब्राउन फील्ड में वो इंडस्ट्रीज आएंगी जिसका जो लागत है, जो बुनियादी ढांचे की परियोजना की लागत जो है वो 30% तो होगी, लेकिन उसके साथ में अन्य सहायता जो सुविधा उसको दी जाएगी विकसित करने के लिए वो 200 करोड़ की सीमा तक यहाँ पे होगी। हालांकि अभी मैंने आपसे जो बात की ग्रीन फील्ड की, वो 500 करोड़ की लागत तक आप लगा सकते हो और आपका ब्राउन फील्ड में जो आपने बात की वो 200 करोड़ जो लागत है वहाँ तक आप काम कर सकते हो। तो ये दोनों का संबंध है, दोनों में डिफरेंस है। आगे बात करते हैं, आरबीआई ने जो एनबीएफसी है, आईपीओ है, फंडिंग को सीमित यहाँ पे कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा। तो जो भी फंडिंग इनके द्वारा यहाँ पे दी जाती थी, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्त कंपनी जो है जिसमें आपका एनबीएफसी आती है, उसकी उधार सीमा जो है आपका 22 अक्टूबर 2021 को तय कर दी गई है कि कितनी वो यहाँ पे मार्केट में या फिर किसी इंडस्ट्रीज़ को लोन के रूप में उधारी दे सकते हैं। तो उसकी एक फिक्स रेंज, एक फिक्स सीमा जो है, एक फिक्स लिमिट जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यहाँ पे निर्धारित की गई है। तो आप ये देख सकते हैं, मोस्ट ऑफ इसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री पीएम गति शक्ति का शुभारंभ हाल ही में यहाँ पे कर दिया गया है। अगर बात करें इस गति शक्ति के बारे में, तो बेसिकली इसका संबंध जो है, इसका जो उद्घाटन है वो प्रगति मैदान नई दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पे किया गया है। और इसका जो पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय प्लान बनाने का एक प्रमुख मुद्दा इसमें लिया गया है, यानी कि प्रमुख इसमें कार्य किया जाएगा जो जीवन को सुगम बनाने, साथ साथ व्यापार और अधिक आसानी से बनाने का कार्य इसके अंदर किया जाएगा गति शक्ति में। और इसके लिए जो कुछ गति शक्ति के जो स्तंभ हैं, टोटल इसमें 6 स्तंभ रखे गए हैं। व्यापकता, प्राथमिकता, अधिकतम उपयोगिता, साथ ही सामंजस्यीकरण, उसके बाद विश्लेषणात्मक और उसके बाद गतिशीलता। ये आपके 6 स्तंभ इसमें रखे गए हैं गति शक्ति में, जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा हाल ही में दिल्ली में इसको लॉन्च कर दिया गया है। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी अपन बात करते हैं, हो सकता है इसमें भी आपके कुछ फिल इन द मैच बनाने के कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि हाल ही में राजस्थान के अंदर जो ग्राम सेवक की भर्ती निकली हुई है, जिसका एग्जामिनेशन यहाँ पे आई होप 24 दिसंबर से होना है। उसके बाद जेईई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स में जो वैकेंसी निकाली गई थी उसके अंदर भी करंट जीके यहाँ से पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन तो यहीं से बनेगा, है ना, ऐसा कुछ होगा नहीं कि क्वेश्चन आउटसाइड से बनेगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डीप बना दिए जाते हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे एक लाइटली बना दिए जाते हैं। तो इसमें आप थोड़ा सा कंपैरिजन देख सकते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ इन्हीं मैगजीन से, जैसे एक मूमल्स हो गया, उसके बाद अपने क्रोनोलॉजी हो गया राजस्थान से संबंधित, इस प्रकार छोटे मोटे और जो अपने न्यूज़पेपर आप लोग यहाँ पे रीड करते हो, तो वहाँ से ये आपके जो करंट जीके क्वेश्चन यहाँ बनने की संभावना होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपके अगर 35 या यूँ मान लीजिए कि 10 क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो मोस्ट ऑफली 8 या फिर 7 क्वेश्चंस आप टिक लगा सकते हो। बाकी 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपने कभी देखे ही नहीं हो, या फिर हो सकता है किसी अलग प्रकार के मैगजीन से ये क्वेश्चन उठाए हों, तो वो तो सभी के लिए नए होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे अपन बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपने पास में इसके कुछ पॉइंट्स पे। पीएम शक्ति प्रमुख अवसंरचना जो परियोजना है, इसमें समक्ष पक्षों के लिए यहाँ पे समग्र योजना को संस्थागत रूप देकर सभी मुद्दों को यहाँ पे सुलझाई गई। तो आप ये पहला मुद्दा देख सकते हैं। उसके बाद में अगर बात करें, एक दूसरे से अलग थलग रह के जो योजना बनाई जाती है, जो डिज़ाइन बनाए जाते हैं, उसके बजाय अब ये योजनाएं साझा करके यहाँ पे बनाई जाएगी। देखिए कई बार क्या होता है, किसी डिपार्टमेंट से बैठ के कोई स्कीम्स बना रही, उसकी प्लानिंग बना रही होती है, तो उसके लिए जिस स्कीम्स को यहाँ पे लॉन्च करना होता है, जिस एरियाज़ में जो लॉन्च करना होता है, हो सकता है कि वहाँ से आप लोग यहाँ पे एक्सपर्टीज़ के द्वारा वहाँ का एरिया, एक पर्टिकुलर जो एरियाज़ है या फिर वहाँ की जो लोकेशंस है या फिर वहाँ की जो बेसिकली जो नीडिड है, वो आप चेक करके अगर उसके लेवल पे आप वो स्कीम्स लॉन्च करते हैं तो काफ़ी लोगों को इसका बेनिफिट्स मिलता है। काफ़ी हद तक वो यहाँ पे जो लोकेलिटीज़ के जो एरियाज़ के लोग होते हैं उनको यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। काफ़ी इसमें ये पॉइंट्स दिए हुए थे। फायर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को हाल ही में महारत्ना कंपनी का यहाँ पे दर्जा दे दिया गया है। तो आपसे सिर्फ आपको इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाल ही में किस कंपनीज को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है निम्न में से? तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को हाल ही में दिया गया है। थोड़ी बात और इसमें कर लेते हैं। टोटल भारत की बात करें तो अपने पास में टोटल 10 कंपनी अपनी महारत्ना कंपनी की कैटेगरीज में आती हैं, जिसमें BHEL है,
उसके बाद BPCL है, CIL है, गेल है, HPCL है, IOCL है, NTPC है, ONGC है, पावर ग्रिड यानी कि PGCIL है, उसके बाद सेल है। ये 10 कंपनीज महारत्ना की कैटेगरीज में रखी गई हैं। और हाल ही में आप देख पा रहे हैं 11वीं कंपनी जो है आपकी पावर फाइनेंस कंपनी को इसमें जोड़ लिया गया है। तो ये अपने पास में अभी जो बनेगी वो आपकी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 11वीं आपकी महारत्ना कंपनी के रूप में कार्य करेगी। अगले क्वेश्चंस की बात करें तो एक बार फिर एयर इंडिया जो आपका विनिवेश है टाटा सन्स ने यहाँ पे जीत ली है। अब यहाँ पे टाटा सन्स एयर इंडिया को यहाँ पे कंटिन्यू करेगा, यानी एयर इंडिया का जो प्रक्रम रहेगा, जो जिस गाइडलाइंस में ये काम करेगी वो टाटा के अंडर में काम करेगी। हालांकि इस बिक्री अगर बात करें 68 साल के बाद में एक बार फिर यहाँ पे एयर इंडिया का मालिक जो है वो टाटा होगा। तो आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इतना रखना है कि हाल ही में एयर इंडिया विनिवेश जो किया गया था उसमें हाल ही में ये बिड किसने जीती, तो आपका टाटा सन्स ने जीती। बस इतना आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, अगर इंपॉर्टेंस की अगर निकालना चाहिए तो आप देख सकते हो टाटा सन्स के नाम से एयर इंडिया की शुरुआत टाटा समूह के द्वारा अक्टूबर 1932 में की गई थी। 1947 में देश की आज़ादी के बाद में एक राष्ट्रीय एयरलाइंस की ज़रूरत महसूस हुई और उसी के उपरांत यहाँ पे एयर इंडिया में 49% हिस्सेदारी यहाँ पे अधिग्रहण भारत सरकार के लिए सरकार के द्वारा कर ली गई थी। तो ये न्यूज़ आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट आप लोग ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको ना पढ़ें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जो नेक्स्ट आपके कुछ पॉइंट्स हैं। सिंधुदुर्ग आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पे स्थित है, तो सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में स्थित है और इसका संबंध जो है हाल ही में सिंधुदुर्ग में जो सिंधुदुर्ग है वहाँ पे आपका जो हवाई अड्डा है उसका वर्चुअली उद्घाटन यहाँ पे कर दिया गया है, जो कि महाराष्ट्र में ग्रीनफील्ड सिंधुदुर्ग हवाई अड्डे के नाम से जाना जाएगा। तो आप देख सकते हैं ओडी देश का आम नागरिक स्कीम्स में इसको जोड़ा गया है, जो कि ग्रीनफील्ड सिंधुदुर्ग हवाई अड्डा जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं RAS, इसका संबंध आपका केंद्रीय मत्स्य पालक, उसके साथ में पशुपालक और डेयरी से संबंधित है, तो आप इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि IRSDC जो कंपनी है जो रेलवे स्टेशन के लिए काम करती थी, हाल ही में इसको डिसकंटिन्यू यहाँ पे कर दिया गया है, यानी कि इस कंपनी को अब यहाँ पे रेलवे के लिए काम नहीं करवाया जाएगा। अब यहाँ पे जो लोकल स्टेशन है वही उस जो लोकल काम्स होते हैं वो काम करेगा। तो हाल ही में रेलवे ने इस साल 2 कंपनीज़ को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, जिसमें पहली कंपनी आपकी IRSDC है और दूसरी कंपनीज़ की बात करें तो IROAF है, जो कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, हाईलाइट कर रहा हूँ। ये 2 कंपनीज़ को हाल ही में इसने यहाँ पे अपने जो मेमोरेंडम है वहाँ से इसको हटा दिया है। नेक्स्ट बात करें तो RBI की मौद्रिक नीति में ब्याज दरों का लेखा जो रखा है वो अपरिवर्तित है, जो पहले था वही अब यहाँ पे कंटिन्यू रखा गया है, इसमें कोई चेंज यहाँ पे नहीं किया गया। तो ये अपने पास में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि इकोनॉमिक्स से संबंधित थे और इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्ट ऑफ द करंट से जो नवंबर मंथ के बनने थे वो मैंने आपको सभी बता दिए। कुछ यहाँ पे पॉइंट्स आप और देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले देख सकते हैं कि सेव महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जाता है, तो ये जम्मू कश्मीर में किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे याद रखना। नेक्स्ट आपसे जो बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो जम्मू कश्मीर चर्चा का विषय रहा, तो आपको ऑप्शन दे सकता है कि सेव महोत्सव के कारण या फिर कुछ और महोत्सव यहाँ पे दे सकता है, तो उस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अपन एंटर करते हैं राजस्थान के करंट जीके पे, जो कि जो आपके नवंबर की अपन बात कर रहे हैं। तो राजस्थान में जो करंट जीके के क्वेश्चंस हैं वो एटलीस्ट नवंबर मंथ के यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं राजस्थान के हाल ही में जस्टिस कुरैशी बने हैं राजस्थान उच्च न्यायालय के 38वें मुख्य न्यायाधीश। तो राजस्थान के जो चीफ जस्टिस है वो आपके हाल ही में जस्टिस कुरैशी को बनाया गया है, जो कि 38वें स्थान पे होंगे और इनकी जो नियुक्ति है वो माननीय जो राज्यपाल हैं कलराज मिश्र के द्वारा इनको यहाँ पे शपथ दिलाई गई है। तो आप देख सकते हैं 38वें स्थान पे हैं। इससे पहले अपने पास में इंद्रजीत महोदजी थे, एक मिनट, हाँ, इंद्रजीत महाती थे इससे पहले जो अपने चीफ जस्टिस थे। राजस्थान की बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात नहीं कर रहा। और कॉलेजियम पद्धति से इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। हमीद आप देख सकते हो, जस्टिस अकील हमीद अब्दुल हमीद कुरैशी इनका पूरा नाम है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि हाल ही में नव नियुक्त चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान कौन है, तो आपको सिर्फ आंसर देना, आपका आंसर इतना ही होना चाहिए, जस्टिस कुरैशी हाल ही में 38वें चीफ जस्टिस है राजस्थान की। नियुक्ति जो हुई है टोटल 27 मुख्य न्यायाधीश सहित यहाँ पे हो चुके हैं 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति के उपरांत।
उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें तो नेक्स्ट बात करेंगे जयपुर ओपन गोल्फ प्रतियोगिता यहाँ पे शुरू हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा आप यहाँ पे देख सकते हैं राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश 1949 के तहत यहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी राजस्थान उच्च न्यायालय की। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों से 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जो है वो जोधपुर बनाई गई थी। तो आप देख सकते हैं जयपुर ओपन गोल्फ प्रतियोगिता जो है वो यहाँ पे रामबाग में शुरू की गई, जिसमें अगर देखें तो राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। और इसके अंदर बेंगलुरु के खालिद एच जोशी ने अपने ही दोस्त एम धर्मा को हराकर चंडीगढ़ के हरिंदर गुप्ता और कोलकाता के सुनीत चौरासिया संयुक्त रूप से यहाँ पे तीसरे स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट बात करें तो प्रथम प्रदेश में सौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए पारेषण प्रणाली का शुभारंभ यहाँ पे किया गया। तो इसका शुभारंभ आपका PGCIL के द्वारा किया गया था, जो कि एक MNC कंपनी है, आपका महारत्ना कंपनी है, जो कि अभी अपने बात की थी। और पावर ग्रिड क्षेत्रीय ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड के द्वारा ये किया जा रहा है, सहायक कंपनी जो इसकी ये है, आप देख सकते हैं पावर ग्रिड इसका नाम है, आपको याद रखना है। तो इसके अंदर आपका जो पारेषण जो है परियोजना वो खेतड़ी में एक 765 kV जो सब स्टेशन है उसके साथ इसको शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट इसके फायदे हैं जो आप देख सकते हैं, हालांकि ये आपके काम के नहीं है। भारत सरकार वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है। पावर ग्रिड वर्तमान में 263 सब स्टेशन है, इसमें टोटल 1,72,000 CKM और 4,47,000 MVA से अधिक ट्रांसफॉर्मेशन्स का इसका कैपेसिटी है पावर ग्रिड का। नेक्स्ट प्रदेश के 4 शहरों को आपका RUID फेज 4 ट्रेंच सेकंड से जोड़ने की मंजूरी दे दी है। इसमें आपके जो वो 4 जिले जो 4 शहर हैं राजस्थान के उसकी अपन को यहाँ पे याद रखनी है, जो हाल ही में आपके राजस्थान सेकेंडरी टाउन डेवलपमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट से जोड़े जाएंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि माउंट आबू, उसके बाद में पुष्कर, नाथद्वारा, पिलानी इसमें शामिल किए गए हैं। बेसिकली इसका जो मकसद है, बेसिकली जो इसका टारगेट है, एम है, वो अपन बात कर लेते हैं। इसमें जो वित्त पोषित किया जाएगा, यानी वित्त जो का सपोर्ट जो किया जाएगा वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा किया जाएगा। और इसका जो संचालन जो है आपका RUDIDP के चौथे चरण में 14 शहरों में सैनिटाइजेशन, ड्रेनेज, पेयजल आपूर्ति और पर्यटन स्थलों को सौंदर्यीकरण करना इसका मुख्य टारगेट होगा। राजस्थान के माउंट आबू, पुष्कर, नाथद्वारा, पिलानी इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट बात करते हैं IGNP के बारे में, जो कि आपका इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित है। इसमें जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए है वो इतनी है कि ये जो है मिशन जल जीवन मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर स्वीकृति समिति का वर्चुअली आयोजन यहाँ पे किया गया है। और जो इसके रिजर्वियर्स जो बनाए गए हैं, रिजर्वियर्स जहाँ पे वाटर को स्टोरेज किया जाएगा, वो आपके सतासर है, उसके बाद में गजनेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है। सतासर गजनेर आपके दोनों ही बीकानेर में पड़ते हैं, बाकी आपके जैसलमेर और जोधपुर, इसमें टोटल आपके 4 स्थान जो हैं वहाँ पे रिजर्वियर्स प्लांट बनाए जाएंगे। आगे बात करते हैं, इसी में सांबर झील प्रबंधन एजेंसी की गठन को यहाँ पे मंजूरी दे दी है। अब यहाँ पे सांबर झील पे एक कमेटी बिठाई जाएगी, एक कमेटी का गठन यानी कि प्रबंधन कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसका नाम सांबर लेक मैनेजमेंट एजेंसी होगा। और इसका जो सांबर लेक की मैनेजमेंट एजेंसी की बात करें तो ये आपकी भारत में जो चौथे स्थान पे होगी। पहले आपकी चिल्का के ऊपर ये कमेटी बनाई गई थी, मैनेजमेंट कमेटी। उसके बाद में आपका जो EKW या फिर लॉकटक के ऊपर बनाई गई थी। तो 3 आपकी ये होगी और चौथी आपकी सांबर लेक मैनेजमेंट एजेंसी होगी। तो इस प्रकार से चौथी ये सांबर झील प्रबंधन एजेंसी गठन की स्वीकृति यहाँ पे दे दी है। ढांचे की बात करें तो इसके अध्यक्ष जो होंगे वो वन एवं पर्यावरण मंत्री और मुख्य सचिव होंगे। साथ ही सचिव की बात करें तो खान जो भी डिपार्टमेंट इसमें आते हैं उसके सचिव जो होंगे वो उसके सचिव होंगे, जो मेंबर्स के रूप में काम करेंगे। कार्य की बात करें तो इसमें आपका सांबर झील के प्रबंधन को सुदृढ़ और परिणाम के केंद्रित बनाने के उद्देश्य से गठित यह मैनेजमेंट एजेंसी सांबर झील क्षेत्र की सुरक्षा, संरक्षण, विकास के लिए यहाँ पे कार्य करेगी, जिसमें काफ़ी प्रकार के अतिक्रमण हैं, भू प्रबंधन है, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा है, मत्स्य पशुपालन को नियंत्रण करना है या फिर पर्यटन के नियंत्रण करना है, अपशिष्ट उसमें बहाने को बचाव करना है। तो इस प्रकार के कार्य ये एजेंसी के द्वारा किया जाएगा।
हालांकि सांबर झील की अगर बात करें तो हाल ही में जो है रामसर साइट के रूप में भी ये गिनी जाती है, जो कि राजस्थान में दो ही साइट ऐसी हैं जो रामसर कन्वेंशन में शामिल हैं। पहली आपका जो है वो भरतपुर और दूसरा आपका रामसर साइट जो है आपकी सांबर इसमें शामिल है। आगे बात करें, जिला स्तरीय पर्यटन समिति तैयार करेगी वार्षिक कार्य योजना, यानी कि वार्षिक यानी पूरे साल में जो कार्य यहाँ पे करवाया जाएगा वो जिला स्तरीय पर्यटन समिति इसके लिए एक आउटलेट जो है वो बनाएगा, जिसमें राजस्थान राज्य पारिस्थितिकी पर्यटन नीति 2021 के प्रावधानों के तहत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में इस प्रकार की कमेटी का गठन किया गया है। इसमें टोटल 3 माह में एक बार इसकी बैठक का आयोजन यहाँ पे करवाया जाएगा, जिसमें जो समिति के विभाग के जो कॉपरेटर होंगे, यानी कि जो इसमें सहयोग करेंगे, वो आपके यहाँ पे स्कीम भी दे रखा, आप देख लीजिएगा। बाकी आप लोग और आगे देखें तो इसमें डीबीटी सलाहकार बोर्ड की गठन की भी मंजूरी यहाँ पे दे दी है। डीबीटी सलाहकार बोर्ड की अगर बात करें तो ये माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा हाल ही में CSS की जो विभिन्न विभागों द्वारा संचालित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से संबंधित जो योजनाएं हैं उनको प्रभावी रूप से क्रियान्वित करना, उनको मॉनिटरिंग करना, उनका मूल्यांकन करना डीबीटी सलाहकार बोर्ड के द्वारा किया जाएगा, जो कि संरचना की अगर बात करें तो इसके चेयरमैन मुख्य सचिव होंगे। साथ ही मुख्य सचिव के अलावा इसमें टोटल 11 मेंबर्स होंगे। तो आप देख सकते हैं हाल ही में डीबीटी सलाहकार बोर्ड भी यहाँ पे राजस्थान में बनाया जाएगा। प्रशासन गांवों के संघ की अगर बात करें और प्रशासन शहरों के संघ की बात करें तो प्रशासन गांवों के संघ जो इसकी शुरुआत की गई है वो आपका शुरुआत इसकी 2 अक्टूबर 2021 से की गई है, जो कि प्रशासन गांवों के संघ और प्रशासन शहरों के संघ का इसका अभियान यहाँ पे 2 अक्टूबर 2021 से शुरू किया गया है, जो कि महात्मा गांधी की जयंती पर किया गया। इसमें लगभग अगर बात करें तो आप देख सकते हैं जो RHB है, राजस्थान जो हाउसिंग बोर्ड है, आवास है, वो भी इसमें लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आप बात कर सकते हैं SC OBC के अंदर जो इन्होंने प्रावधान यहाँ पे रखे हैं, जिसमें इसके अंदर एक कोष बनाया जाएगा और कोष के जो इस समुदाय के जो कैंडिडेट हैं उनको इसकी कोष राशि में जो राशि दी जाएगी वो इनके ऊपर खर्च की जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं सूरतगढ़ क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट के बारे में। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत गृह का वाणिज्य उत्पादन यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। हालांकि इसमें जो इकाई है वो 8वीं इकाई का शुभारंभ यहाँ पे किया गया है, जिसकी टोटल क्षमता जो है 660 आपका मेगावाट है। यानी अब यहाँ पे ये 8वीं जो यूनिट है, जो इकाई है, वो आपकी 660 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करेगी। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट है, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं। आगे देख सकते हैं हाल ही में राजस्थान के प्रतापगढ़ जिला जो है इस प्रकार का जिला बना जो कोरोना वैक्सीन की प्रथम डोज 100% सभी को लगा दी गई है। तो आप याद रख सकते हैं हाल ही में प्रतापगढ़ का नाम यहाँ पे कोविड-19 में चर्चा में रहा है। नेक्स्ट बात करें, भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र जो है वो भी अभी चर्चा का विषय रहा है। उसका मुख्य रीजन जो है वो आपका है बोन मेरो ट्रांसप्लांट, रोबोटिक सर्जरी, टेमोथेरेपी, उसके बाद में CT मैमोग्राफी, इंटरवेंशन, आपका रेडियोलॉजी, कैथ लैब्स के जैसी इसमें तकनीकी सुविधाओं का यहाँ पे शुरुआत की गई है। नेक्स्ट चूरू की बात करें तो चूरू जो चर्चा का विषय रहा है वो इसका मतलब जो चर्चा का विषय मुख्यतः रहा है शिक्षा विभाग के क्षेत्र में, जो कि यहाँ पे शाला दर्पण पे जो अपडेट किए जाते हैं डाटा उसमें अच्छी रैंकिंग्स ने प्राप्त की है। नेक्स्ट बात करें, विधानसभा में ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्लांट यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है, जिसकी रेंज जो है 560 किलोवाट है। 560 किलोवाट का जो ग्रिड है वो विधानसभा में लगाया जाएगा। कंप्लीट ये सोलर प्लांट बेस्ड है। नेक्स्ट बात करें, अगले बात में 3704 गांव अभी हाल ही में अभावग्रस्त घोषित यहाँ पे किए गए हैं। राज्य सरकार ने इस वर्ष मानसून की बारिश को कम देखते हुए जल जमाव, बाढ़ आदि की से हुई खराब फसल को देखते हुए 7 जिले के 3704 गांवों को अभावग्रस्त यहाँ पे घोषित किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में अभावग्रस्त कुल जिलों की संख्या, कुल गांवों की संख्या कितनी है? तो 3704 है, टोटल जिले 7 हैं। नेक्स्ट बात करें, आपकी चौहटन धनाऊ अभी चर्चा का में रहा है, तो ये आपकी जो है नई तहसीलों के रूप में इनका गठन किया गया है। चौहटन धनाऊ ये दोनों तहसील आपकी बाड़मेर में पड़ती है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास में राष्ट्रीय आपका कृमि मुक्ति कार्यक्रम यहाँ पे शुरू किया गया है।
इसका जो संबंध है वो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है और इसके अंदर बच्चों को जो आपका कृमिनाशक के जो एल्विडाजोल जो टैबलेट्स दी जाती है ताकि बच्चों के पेट्स के जो कीड़े होते हैं उनको मारने के लिए, उनकी बीमारियों उसको दूर करने के लिए, तो वो स्कीम यहाँ पे चलाई गई है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, इन्वेस्ट राजस्थान 2020, ये भी हाल ही में लॉन्च की गई है, तो इसको अभी देख लीजिएगा। ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे, ये आपका काम का नहीं है। नेक्स्ट फसल रणमित्री, ये भी आपका मदेरना की अभी हाल ही में निधन हो गया, ये चीज़ अपने काम की नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। राष्ट्रीय अमृता हाट, ये आप पढ़ सकते हैं, इसका संबंध आपका जो है वो शिल्पग्राम में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय अमृता हाट से संबंधित है, जिसका हाल ही में उद्घाटन यहाँ पे ममता भूपेश के द्वारा किया गया है, जो कि राज्य मंत्री हैं महिला एवं बाल विकास अधिकारी की। उसके बाद बात करें राजस्व दिवस की बात करें, ये आपके काम का नहीं है, आप इसको ड्रॉप कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। गोमंतु समुदाय के लिए अतिरिक्त बजट का आवंटन यहाँ पे किया गया है। टोटल इसमें 50 करोड़ की लागत का एक विकास कोष स्थापित किया जाएगा, जिसका जो इसके अंदर फंड होगा वो विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय के उत्थान के लिए इसका खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव। हाल ही में अगर बात करें इन जो एस.एन. सुब्बाराव के बारे में, तो ये वयोवृद्ध गांधीवाद विचारक के चिंतक थे, जिनका निधन हाल ही में हुआ। 18 भाषाओं के ज्ञानी ये बताए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें राजीविका दीपावली ग्रामीण हाट मेला, जो हाल ही में इंदिरा गांधी पंचायत राजस्थान संस्थान के द्वारा यहाँ पे आयोजित करवाया जा रहा है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करें इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट्स की ओर तरफ चलें, तो घर घर सहजन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। घर घर सहजन स्कीम जो है वो भी आपकी मटका पद्धति से पौधारोपण करके राष्ट्रीय स्तर पर यह भी चर्चा का विषय चूरू जिला यहाँ पे रहे, तो आप देख लीजिएगा। हाल ही में राजस्थान में घर घर सहजन स्कीम्स में तहत कौन से जिला यहाँ पे अव्वल रहा है राजस्थान में, तो चूरू का नाम यहाँ पे आता है। उसके बाद बात करें इसमें विशेष आप देख सकते हैं राजस्थान नाथ भार्गव का संबंध अगर बात करें तो इनका ये चीज़ आप ना पढ़ें। उसके बाद खाद्य सुरक्षा निदेशालय की बात करें तो ये भी आप हाल ही में जो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत इसका गठन किया गया है, जो कि ये बजट में यहाँ पे रखा गया था, अब यहाँ पे इसका शुरुआत कर दी जाएगी। उसके बाद में ताल छापर जो है हाल ही में चर्चा का विषय रहा। देखिए यहाँ से स्टैटिक्स क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हाल ही में ताल छापर का संबंध कौन से जिले से है, तो चूरू से है। क्यों है, यहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसमें काले हिरण पाए जाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डॉक्टर बी एम शर्मा, अगर बात करें डॉक्टर बी एम शर्मा की, तो ये महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस के संस्थापक, जो हाल ही में जयपुर के सेंट्रल पार्क में किया गया, जिसमें महात्मा गांधी के प्रवचनों को सम्मिलित किया गया है और उसकी गुड गवर्नेंस को ध्यान में रखते हुए इनको उसका निदेशक यहाँ पे बनाया गया है। तो आपको इतना याद रखना है कि हाल ही में गठित महात्मा गांधी दर्शन म्यूजियम, साथ ही महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस का जो निदेशक है हाल ही में डॉक्टर बी एम शर्मा को चुना गया है। प्रोफेसर अजय कुमार को हाल ही में MBM विश्वविद्यालय जोधपुर के प्रथम कुलपति नियुक्त यहाँ पे किए गए हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये आपका प्रोफेसर अजय कुमार हैं, जिनको हाल ही में MBM यूनिवर्सिटी जो कि जोधपुर है प्रथम कुलपति, इनको यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। आगे बात करें तो आप ये हाल ही में प्रदेश में गर्भवती महिलाओं के लिए जो चिरंजीवी 104 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस का भी उद्घाटन किया गया है, तो ये भी आप यहाँ पे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करें फागी, जो कि जयपुर में है, और बीकानेर के छतरपुर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं राजस्थान के जयपुर जिले के फागी गांव में और बीकानेर के छतरपुर गांव में 2 बायोगैस पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे लगाए जाएंगे, जिसमें टोटल 22.9 मेगावाट बिजली उत्पादन यहाँ पे की जाएगी। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी इस प्रकार के क्वेश्चन मोस्ट ऑफली पूछ लिए जाते हैं। आगे अपन चलें इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ, तो इसमें ठीक है, ये आपका कंप्लीट पोर्शन हो गया, जिसमें आपका राजस्थान का पोर्शन था, इसमें अपने कंप्लीट यहाँ पे कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पोर्शंस की ओर। हालांकि आपको ज़्यादा इसमें पढ़ना है तो आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको पॉइंट ऑफ से बात कर रहा हूँ। उसके बाद पुरस्कार सम्मान की अपन बात करें तो इसके अंदर आप देख सकते हैं, सबसे पहले चिकित्सा के अंदर जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है उसमें आपका एर्डन पेटापुटम है, जो कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ चिकित्सा नोबेल प्राइज़ के द्वारा। तो ये नोबेल प्राइज़ जो है आपका हाल ही में दिया गया है नोबेल एजेंसी के द्वारा, जिसमें सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं चिकित्सा क्षेत्र में, जिसमें आपके पहला जो है वो आपका है डेविड जूलियस, और नेक्स्ट आपके हैं अर्डेम
आपका पटाउटियन, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, अर्डेन पटाउटियन, और उसके बाद में डेविड जूलियस जो है चिकित्सा विभाग में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। भौतिक पुरस्कार की अगर बात करें, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, भौतिक के अंदर 3 व्यक्तियों को यहाँ पे पुरस्कार ये मिला है नोबेल का, जिसमें आपका जॉर्जियो पारसी है पहले, नेक्स्ट है क्लाउस हैशलमान है, उसके बाद में आपका सुकोइरो आपका मेनाबी है। तो ये अपने फिजिक्स के थे। तो भौतिक के अंदर यानी कि फिजिक्स के अंदर जो दिए गए हैं पुरस्कार नोबेल, इसके अंदर आपके सुकोइरो मुनाबे है, उसके बाद में जर्मनी जलवायु विज्ञान विशेषज्ञ जो हैं वो हेशलमैन हैं, जो कि मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट बात करते हैं पुरस्कार आपके रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के अंदर जो दिए गए हैं, और सबसे पहला पुरस्कार आपका बेंजामिन लिस्ट को दिया गया है, उसके बाद में डेविड WC मैकमिलन को दिया गया है। तो 2 इसमें रहे हैं केमिस्ट्री में। साहित्य लिटरेचर की अगर बात करें तो इसमें आपका जो पुरस्कार दिया गया है वो आपके जो लेखक हैं अब्दुल रजाक गुरनाहा को यहाँ पे दिया गया है। तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपको शांति पुरस्कार की अगर बात करें नोबेल प्राइज़, तो आपका शांति पुरस्कार में जो दिया गया है वो मारिया रेशा को दिया गया है। नेक्स्ट आपका दमित्री मुराटोव को दिया गया है। तो ये इनको शांति पुरस्कार यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि नोबेल पुरस्कार की मैं बात कर रहा हूँ। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2021 का जो दिया गया है वो आपका डेविड कार्ड को दिया गया है। उसके बाद में जोशाऊ डी अनग्रेस्ट को दिया गया है। नेक्स्ट आपका गुआइडो W एम्बिनस को दिया गया है। तो ये इनको 3 आपके इकोनॉमिक्स में दिए गए हैं। इसी प्रकार से अपने पास में ये टोटल नोबेल पुरस्कार के जो पुरस्कार है वो तो खत्म हो गए। किन किन को नोबेल पुरस्कार 2021 हाल ही में दिया गया है, जिसके अंदर से अपने जो कैटेगरीज की बात की है, सबसे पहले बात की अपने चिकित्सा नोबेल पुरस्कार की, जिसमें अपन ने बात की है अर्डेम पटापाउटिन की। नेक्स्ट अपन ने बात की है डेविड जूलियस की, जो कि केमिस्ट्री में दिए आपकी चिकित्सा में दिए गए। नेक्स्ट अपने पास भौतिक यानी फिजिक्स में जो दिए गए थे वो आपका सबसे पहले अपने पास में शुकोरो मुनाबे था, उसके बाद में हेशलमैन था, क्लास हेशलमैन, उसके बाद जॉर्जियानो पारसी था। तो इसमें 3 शामिल थे, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। उसके बाद रसायन विज्ञान में जो दिए गए थे वो बेंजामिन लिस्ट था, डेविड WC मैकमिलन था। नेक्स्ट आपका साहित्य लिटरेचर के अंदर जो दिया गया था वो आपका साहित्य पुरस्कार जो अब्दुल रजाक गुरनाहा को दिया गया था। अगली बात करें, अपने पास में जो पुरस्कार दिया गया था वो शांति पुरस्कार दिया गया था। ये आपका शांति पुरस्कार में आपका मारिया रेशा को दिया गया था। दूसरा दमित्री का मुराटोव को दिया गया था। नेक्स्ट अपने पास में जो लास्ट 6ठा पुरस्कार है वो आपका अर्थशास्त्र में दिया गया है, जिसमें डेविड कार्ड था, जोशाऊ था, उसका बाद में गुआइडो था। तो ये 3 पुरस्कार इसमें इकोनॉमिक्स में दिए गए थे। टोटल नोबेल पुरस्कार जो है वो 6 कैटेगरीज में दिए जाते हैं। पहला कैटेगरी आपको मैंने बात की चिकित्सा, उसके बाद भौतिकी, उसके बाद रसायन विज्ञान, साहित्य और आपके अर्थशास्त्र और शांति के अंदर ये 6 प्रकार के कैटेगरीज के पुरस्कार नोबेल प्राइज़ के रूप में यहाँ पे दिए जाते हैं। ये 2021 की अपन बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करें तो आपका खसारोव पुरस्कार, ये आपके काम का नहीं है, आप इसको ज़्यादा ना पढ़ें। इसके भी आप देख सकते हैं नोबेल गोपीनाथ बारदोलोई जो पुरस्कार है ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। इनका संबंध जो है आपका असम के पहले मुख्यमंत्री थे और इन्हीं के नाम पे यहाँ पे ये पुरस्कार शुरू किया गया था। तो बस आपको इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी थी। नेक्स्ट आपका रजनीकांत को हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की अगर बात करें तो ये पुरस्कार 67वां पुरस्कार था, जो कि फिल्म पुरस्कार के समारोह के रूप में यहाँ पे दिया गया। और इसका जो रजनीकांत को प्रतिष्ठित 51 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित यहाँ पे किया गया है। तो आपको इतना याद रखना है कि आपका जो रजनीकांत है हाल ही में आपके 67वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित यहाँ पे किए गए हैं। उसके बाद में अपन नेक्स्ट पुरस्कार की बात करें तो मेघालय के मंत्री जो हैं पेटा इंडिया पुरस्कार इनको दिया गया है, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट बात करें तो अर्थ शॉर्ट पुरस्कार जो है हाल ही में विद्युत मोहन को फसल अवशेषों की बिक्री योग्य बनाने के लिए इनको यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट बात करें इन्हीं की कुछ स्कीम्स हैं, आप देख सकते हैं ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड्स जो आपके महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट अपने पास में कू जंगल ऑस्कर पुरस्कार 2022 का जो मिला है उसमें अपने पास में सबसे पहले अगर प्रोड्यूसर की बात करें जो नयनतारा विनेश शिवन को दिया गया था। उसके बाद में इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, आप स्क्रीन पे देख के आप पढ़ सकते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सत्य रे जो दिया गया है वो सत्य रे लाइफ टाइम अचीव अवार्ड्स जो है वो आपका इस्तवान सवाजो, उसके बाद में मार्टिन स्कॉर्सेसे को दिया गया है। आर्यभट्ट पुरस्कार की अगर बात करें तो डॉक्टर सतीश रेड्डी को यहाँ पे मिला है, जो कि 2021 की अपन बात कर रहे हैं।
नेक्स्ट आपका नेक्स्ट अपने पास में है परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने अभी हाल ही में अर्थ जो गार्जियंस अवार्ड्स है वो जीता है। देखिए अपने पास में जो परम्बिकुलम जो टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशंस हैं वो बेसिकली अर्थ गार्जियंस से पुरस्कार यहाँ पे इनके द्वारा वितरित किए जाते हैं, जो कि अभी हाल ही में इनको मिला है। अर्थ गार्जियंस अवार्ड्स की अगर बात करें तो ये आपके नेट वेस्ट ग्रुप इंडिया का द्वारा स्थापित किया गया है। ये एक प्रकार की एक पहल है, एक इनिशिएटिव है जो कि भारत में जैव विविधता के संरक्षण और उनके जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए इसके अंदर जो काम करता है उसको ये अर्थ गार्जियंस अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो आपको इतना याद इसमें रखना है। नेक्स्ट अवार्ड्स की बात करें तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं आपके जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा जो अवार्ड्स दिए गए हैं उसमें जो हॉकी स्टार्स अवार्ड्स 2021 और 20 और 21 जो है वो हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है पुरुष अवार्ड, और आपका गुरजीत कौर जो है उनको यहाँ पे महिला खिलाड़ी के रूप में यहाँ पे दिया गया है। महिला खिलाड़ी आपकी गुरजीत कौर है और आपके पुरुष खिलाड़ी जो हैं वो आपका हरमनप्रीत हैं। ये सर्वश्रेष्ठ हॉकी प्लेयर्स के रूप में इनको ये अवार्ड दिया गया है। हालांकि एक लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, आप लिस्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देखिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार खिलाड़ी का अगर बात करें तो पुरुष में हरमनप्रीत सिंह को मिला है, गुरजीत कौर महिला है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर की बात करें तो PR श्रीजेश है, भारत से ही संबंध रखते हैं। सविता पूनिया जो है महिला है। राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर की अगर बात करें तो विवेक प्रसाद है, शर्मिला देवी में वुमेन कैंडिडेट हैं। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ कोच की बात करें तो ग्राहम रीड है, उसके बाद में जॉर्ड मार्टिन है। ये सभी येदान पुरस्कार की अगर बात करें तो ये भी कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। येदान पुरस्कार डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को बड़े पैमाने पर स्कूलों में सीखने के परिणाम को सुधारने के लिए दिया गया है। आप समझ सकते हैं डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को येदान पुरस्कार शिक्षा विभाग में दिया गया है। तो ये भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे अपने पास में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप देख सकते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल की जानकारी अपन ने हालांकि पहले पढ़ लिया था, इन चीज़ों को आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं खेल परिदृश्य के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में। हाल ही में कौन से स्पोर्ट्स यहाँ पे चर्चा में रहे, कौन से स्पोर्ट्स यहाँ पे IPL हो गया, उसके बाद बैडमिंटन हो गया, बास्केटबॉल हो गया, ये सभी अपन बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग ने चौथी बार IPL की विजेता की ट्रॉफी यहाँ पे जीती है। हालांकि कोलकाता नाइट राइडर्स को इसने हरा दिया। तो इसका जो 14वां संस्करण है, 14 संस्करण ये खेले जा रहे हैं। हालांकि 2022 में मैच खेले जाएंगे तो इसमें टोटल आपकी 10 टीम इसमें शामिल होंगी। 2 टीम इसमें और जोड़ी गई हैं, इसमें लखनऊ अहमदाबाद शामिल होंगी। IPL की 2 टीमें होंगी जिसमें 2022 का ये IPL खेलेंगी। टोटल 10 टीम खेलेंगी। हालांकि इससे पहले जो अभी जो टीम खेली गई हैं वो टोटल 8 टीम इसमें शामिल हैं। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग अपने देख लीजिएगा, मिल जाएगी आपको इन्फॉर्मेशन, जिसमें टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप जो है ऋतुराज गायकवाड़ को दी गई है। उसके बाद में हर्षल पटेल हैं जो कि पर्पल कैप के लिए दिए गई हैं, पर्पल कैप इनको दी गई है। इमर्जिंग प्लेयर्स के रूप में यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ को दिया गया है। आपका फेयर प्ले अवार्ड्स राजस्थान रॉयल्स को मिला है। ड्रीम 11 गेम चेंजर ऑफ द सीजन हर्षल पटेल को मिला है। सर्वाधिक छक्के के लिए यहाँ पे KL राहुल को मिला है। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन की अगर बात करें सिमरॉन आपका हैथमेयर को मिला है। पावर प्ले ऑफ द सीजन वैक्टेस अय्यर को मिला है। तो ये आप देख सकते हैं प्लेयर्स आपको IPL लगे हैं। हालांकि देखिए क्रिकेट के तो मोस्ट ऑफली पूछ ही लेता है, आप क्रिकेट को तो पढ़ के ही जाना, काफ़ी चर्चा का विषय रहता है और काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछ भी रहते हैं। नेक्स्ट बात करें आपका लखनऊ अहमदाबाद IPL की 2 टीमें और जोड़ी जाएंगी। 2022 से टोटल 10 टीमें अब यहाँ पे IPL में उतरेंगी 15वें सीजन में। एमी हंटर जो वनडे में शतक लगाने वाले सबसे कम आयु के प्लेयर यहाँ पे बने हैं, जो कि आयरलैंड से संबंध रखते हैं। तो इतना आपको याद रखना है, बाकी इससे ज़्यादा नहीं याद रखें। मिताली जो हाल ही में चर्चा का विषय है, जो कि मिताली राज जो है भारतीय क्रिकेट टीम से संबंध रखती है, जो उन्होंने 1999 में आयरलैंड के खिलाफ 16 वर्ष और 205 दिन की आयु में शतकीय पारी खेलकर यहाँ पे रिकॉर्ड बनाया था। हालांकि अब यहाँ पे एमी हंटर ने, आयरलैंड की युवा बल्लेबाज हैं, इन्होंने यहाँ पे ये रिकॉर्ड बना दिया है। सबसे कम उम्र में इन्होंने एक दिवसीय मैच में शतक मारने का। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी फॉर्मूला 1 रेस में तुर्की ग्रांड स्लैम्स की अगर बात करें, इसके आप लोग विजेता याद कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना इसमें। इसके बाद में आप इसमें अगर बात करें ग्रैंड प्रिक्स में, इसमें भी आप विजेता याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें अपनी स्क्रीन पे टेबल टेनिस की 25वीं एशियन टेबल टेनिस यहाँ पे की गई है, जो कि दोहा कतर में इसका आयोजन करवाया गया था।
इस चैंपियंस में जापान के कुल 9 पदक इसमें जीते हैं, वहीं भारत दक्षिण कोरिया के 8 पदक जीते। भारत कुल 3 कांस्य पदक के साथ में आपके 5वें स्थान पे इस तालिका में रहा है। स्वर्ण पदक की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इस चीज़ को, हालांकि इतनी चीज़ यहाँ पे नहीं पूछी जाती। फुटबॉल के अंदर हाल ही में ये आपको याद रखना है, ईबा जो फीफा अंडर 17 महिला विश्व जो कप रिकॉर्ड जो 2022 का खेला जाएगा, उसका शुभंकर जो है वो ईबा है। देखिए ईबा के बारे में अगर थोड़ी जानकारी मैं आपको दूं तो ईबा एक मजबूत, चंचल, आकर्षक एशियाई शेरनी है जिसका उद्देश्य टीम वर्क, लचीलापन, दयालुता और दूसरों को सशक्त बनाने के लिए जरिए महिलाओं और लड़कियों को प्रेरित करने और उनको प्रोत्साहन देने का एक कार्य करेगी। अगर बात करें ईबा के बारे में तो ये एक महिला प्रतिनिधि है जो कि हाल ही में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की अपना शुभंकर के रूप में यहाँ पे काम करेगी। नेक्स्ट बात करें तो आपको ये याद रखना है ईबा का संबंध किससे है, फुटबॉल फीफा अंडर 17 महिला टीम से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे अपन बात करते हैं। सेफ फुटबॉल की अगर बात करें, सेफ फुटबॉल, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं सेफ फुटबॉल, भारत ने 8वीं बार सेफ फुटबॉल को यहाँ पे जीत लिया है, जिसमें जो सुनील छेत्री हैं ये अभी चर्चा के विषय बने हुए हैं। अगर बात करें सुनील छेत्री के बारे में तो भारतीय फुटबॉल टीम्स के जो कैप्टन हैं वो सुनील छेत्री हैं और 49वें मिनट्स में इन्होंने पहला गोल दागा है, तो इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ। आपको याद रखना है भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन कौन है, सुनील छेत्री है। या फिर आपसे पूछ सकते हैं सुनील छेत्री का संबंध कौन से खेल से है, फुटबॉल से आता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, फीफा रैंकिंग 2021 में भारत 106वें रैंक पे है, 106वीं रैंक है भारत की फीफा रैंकिंग में। नेक्स्ट, क्रिस्टियानो जो रोनाल्डो है उसका अंतर्राष्ट्रीय मैच में सबसे अधिक बार हैट्रिक गोल लगाने का विश्व रिकॉर्ड बना है, तो ये भी आप देख सकते हैं। निशानेबाज में ISSF में जूनियर चैंपियनशिप, ये आप देख लीजिएगा, अपने आप इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें सिंपल इंफॉर्मेशन है। तो रेसलिंग की बात करें, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की, तो इसमें भी आप देख सकते हैं, ये भी आपका जो है दिव्या देशमुख है, भारत की 21वीं महिला ग्रैंड स्लैमर है, और अंशु मलिक हैं जो भारत के ही हैं, और इन्होंने भी विश्व जो कुश्ती है चैंपियनशिप 2021 के महिलाओं के 57 kg वर्ग में इन्होंने फाइनल में अपना स्थान काबिज किया। इसी प्रकार से शतरंज की अगर बात करें, फीडे विश्व महिला टीम शतरंज चैंपियनशिप बने, हालांकि ये चीज़ आपसे नहीं पूछी जाती, इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाना। फिर आप देख लीजिएगा थॉमस कप और उबेर कप का संबंध कौन से खेल से, तो बैडमिंटन से है। हाल ही में थॉमस कप और उबेर कप जो हैं वो बैडमिंटन के नाम से जाने जाते हैं। थॉमस कप का यह 31वां और उबेर कप का यह 28वां आयोजन है, आप देख सकते हैं। पूर्व में इस चैंपियनशिप का आयोजन जो है 15 से 23 अगस्त 2020 में करवाया गया था। कोविड-19 की महामारी के चलते इसे स्थगित भी कर दिया गया था। नेक्स्ट बात करें महत्वपूर्ण, आप थॉमस कप के देख सकते हैं, हालांकि ये आपके लिए डेनमार्क ओपन हो गया, एशियन फेडरेशन क्रैश, ये चीज़ें एक आपको ये याद रखना है। वीरेंद्र लाकड़ा, SB सुनील, रुपिंदर पाल सिंह का संबंध कौन से प्लेयर से, तो इनका ध्यान रखना है, इनका संबंध जो है हॉकी से है। हाल ही में ये प्लेयर हॉकी से संन्यास ले रहे हैं। इनका कहना है कि इनका संन्यास लेने से बाकी जो प्लेयर्स हैं हॉकी में उनको यहाँ पे मौका मिलेगा, उनको भी यहाँ पे अपना प्रतिभा को सुधारने का मौका मिलेगा, इस कारण इन्होंने यहाँ पे अपना संन्यास लिया है। तो ये जानकारी आप देख सकते हैं, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं अभी नियुक्तियों से लेके, अभी हाल ही में निर्वाचन नियुक्तियाँ जो हुई हैं, राष्ट्रीय नियुक्तियाँ, उसकी अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करें भारत की राजस्थान की, तो इसमें न्यायमूर्ति AA कुरैशी मुख्य न्यायाधीश के रूप में यहाँ पे अपना स्थान काबिज किया। उसके बाद में बात करें अमित खरे का संबंध जो है आपका अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में इनका चयन किया गया। नेक्स्ट अपने पास में कमोडोर अमित रस्तोगी, इनका संबंध जो है आपका राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में यहाँ पे इनको चुना गया है, आपका कमोडोर अमित रस्तोगी को। उसके बाद अमित खरे के बारे में बात अपन ने कर ली है, जो कि हाल ही में मुख्य सलाहकार होंगे प्रधानमंत्री के। नेक्स्ट बात करें अपना ER शेख के बारे में, तो ये आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। सहदेव यादव इनका नाम है, देख लीजिएगा। उसके बाद में अन्य नियुक्तियां अगर बात करें तो A बाला सुब्रमण्यम जो कि आपके अध्यक्ष हैं आपका एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स के इन इंडिया में। नेक्स्ट बात करेंगे अपने पास में जो इंफॉर्मेशन है
वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इनको भी आप देख लीजिएगा। अनित जो रजनीश कुमार हैं वो भारत पे के हैं। उसके बाद में अपने पास में अरुण कुमार मिश्रा हैं, उनका संबंध जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं जो कि EESL के हैं। उसके बाद में PL हरनाथ जो हैं, उनका जो नियुक्ति है वो पारादीप पोर्ट ट्रस्ट में हुई है, करवाई गई है। BC पटनायक जो हैं वो प्रबंधक निदेशक हैं भारतीय LIC के। LIC ये तो याद रखना, BC पटनायक जो LIC के अभी हाल ही में चीफ एग्जीक्यूटिव बने हैं, यानी कि आपका प्रबंधन। अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो अनीता आनंद जो है हाल ही में कनाडा की नई रक्षा मंत्री बनी है, जो कि इनका संबंध भारत से आता है। सज्जन सिंह जिंदल जो है ये वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं, सज्जन सिंह जिंदल, ध्यान रखना। उसके बाद में फूमियो कशिदा जो हैं जापान के प्रधानमंत्री के पद पे यहाँ पे चुने गए हैं। उसके बाद में इनसे आप देख सकते हैं इस्तीफा की KB सुब्रमण्यम ने यहाँ पे इस्तीफा दे दिया है, जो कि देश के मुख्य सलाहकार यहाँ पे रहे हुए हैं इकोनॉमिक्स में। उसके बाद डॉक्टर अब्दुल का, ये इनके निधन है, आप इनको देख लीजिएगा। अब्दुल कादिर खान हैं, कालिन पावेल हैं। उसके बाद में अन्य दिवंगत जिसमें अबुल हसन वनी सदर हैं। उसके बाद में सरनजीत सिंह हैं, वंदुला वर्णपुरा है। उसके बाद में बलविंदर सिंह निकई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं जो कि चर्चा में बने हुए हैं। चर्चिल इस स्थान की बात करें तो माउंट एशो ज्वालामुखी जो है इनका संबंध जापान में है। जापान के द्वीप क्यूशो में यहाँ विस्फोट हुआ है जो कि एक्टिव प्रकार का है। माउंट हैरियट की अगर बात करें तो इसका नाम बदल के माउंट मणिपुर यहाँ पे कर दिया गया है। इसका संबंध यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह से है, तो आप ये देख सकते हैं। उसके बाद कुछ मुख्य द्वीप हैं, दिवस हैं जो सप्ताह हैं, वो आप लोग अपने लेवल पे इसको देख लीजिएगा। हालांकि इसकी PDF फॉर्मेट जो है अब यहाँ पे लास्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। आप लोग वहाँ से इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसको डाउनलोड करके आप लोग पढ़ सकते हैं। थोड़े यहाँ पे अपन बात करते हैं बुक्स के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट यहाँ पे बुक्स इस सीजन की रही हैं। तो वो बुक्स से भी यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन एग्जाम्स में मोस्ट ऑफली पूछे ही जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी अपने ना छूटें, तो अपन उसको भी अभी निपटा लेते हैं। तो बुक्स के बारे में अगर बात करें तो 1 मिनट है, मैं स्लाइड निकाल लेता हूँ। यहाँ पे चर्चित पुस्तकें, तो यहाँ पे सबसे पहले है नो योर राइट्स एंड क्लेम द ए गाइड फॉर यूथ। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एंजिला जोली के द्वारा ये बुक्स लिखी गई है। तो ध्यान रखना अपना नो योर राइट्स एंड क्लेम दैम ए गाइड फॉर यूथ। नेक्स्ट बुक्स की बात करें तो अपने पास में है, यहाँ पे थोड़ा दिख नहीं रहा, जंगलनामा अपने पास में अमित राव घोष के द्वारा यहाँ पे लिखी गई है। यहाँ पे जंगलनामा बुक्स है वो अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है, अमिताभ घोष। ओके, नेक्स्ट अपने पास द ब्लाइंड मेट्रियार्क जो है वो नमिता गोखले के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद में 100-200 प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, ये बाशु शंकर के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद द ओरिजिन स्टोरी ऑफ द इंडिया स्टेटस, ये वेक्टर राघवन शुभा श्रीनिवासन के द्वारा यहाँ पे लिखी गई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बुक्स हैं जो कि जिनके ऑथर्स हैं, जिनके द्वारा लिखी गई हैं, उसके अपन ने बात की। तो दोस्तों ये अपने पास में आपकी क्रोनोलॉजी थी, जो कि इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी मैंने आपके सामने डिस्कस कर दी। बाकी जो इससे संबंधित जो न्यूज़ हैं वो आप लोग यहाँ पे PDF फॉर्मेट से देख लीजिएगा। बाकी जो इम्पोर्टेंट जो अपने पास फैक्ट्स थे, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध थे, राष्ट्रीय संबंध थे, राष्ट्रीय से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन थी, करंट GK से संबंधित, साइंस एंड टेक का पोर्शन मैंने आपके सामने क्लियर किया, इकोनॉमिक्स का कर लिया, स्टेट का कर लिया, यानी कि जो राष्ट्रीय राजस्थान से संबंधित जो करंट GK था नवंबर मंथ का वो कवर कर लिया, अवार्ड पुरस्कार के बारे में अपन बात की, खेल सामान्य ज्ञान से बात की। तो ये सभी जानकारी मैंने इन 3 पार्ट्स में आपकी इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी के रूम में देने की कोशिश की है। साथियों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। इसी प्रकार के सेशंस को कंटिन्यू रखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें, सब्सक्राइब और बेल आइकन्स को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अपने फ्रेंड्स